नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस सेशन में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है अपवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र, जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा जो इसका टॉपिक है जिसको हम अपवाह प्रतिरूप या फिर ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष इस खंड से कोई ना कोई जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा ही जाता है। और अक्सर या सामान्यतः जो स्टूडेंट है इस टॉपिक के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण से इस खंड के जो प्रश्न होते हैं उनको जटिल प्रश्नों में शामिल किया जाता है। और इस कारण से या परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से इस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास भी करेंगे। हाँ, इसमें हम एक तरीका अपनाएंगे, क्योंकि इसमें दो टॉपिक हैं, पहला अपवाह तंत्र, दूसरा अपवाह प्रतिरूप। तो इसके हम दो खंड करके चलेंगे, यानी पहला पार्ट 1 जिसमें हम अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित जो भी इसके कंसेप्ट हैं, जो तथ्य हैं, उनकी हम चर्चा कर लेंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम अपवाह प्रतिरूप से संबंधित जो भी कंसेप्ट होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। और इसी के क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम आज देख लेते हैं कि अपवाह जो तंत्र होता है या जो अपवाह प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक में हम प्रमुख रूप से जिन पहलुओं की चर्चा करेंगे उसमें पहले ये देखेंगे कि अपवाह तंत्र होता क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, और जो अपवाह प्रतिरूप है वो क्या होता है, और दोनों में मूलभूत अंतर क्या होता है। फिर हम देख लेंगे कि इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और किसी भी खास भूगोलवेत्ता ने या एक दो भूगोलवेत्ताओं के जो इसको डिफाइन किया है उनको हम ले लेंगे। और फिर देखेंगे कि किसी भी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, जो सरिताएं हैं, जो स्ट्रीम्स है, धाराएं हैं, उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। और उसके बाद हम अपवाह तंत्र के प्रकार को देख लेंगे, यानी जो अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। और उसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पे नदियों को हम लेंगे, यानी उनका सब डिवीज़न कर लेंगे। तो इस तरह से क्या है कि इन पहलुओं की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपवाह प्रणाली क्या है, इससे जुड़े हुए कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र या स्थान या किसी भी प्रदेश के जो पूरी अपवाह जाल की जो विशेषताएं होती हैं उनको अध्ययन करने के लिए हम दो तरीके, दो उपागम अपनाते हैं। जो पहला उपागम होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, यानी जो वर्णनात्मक उपागम होता है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, तो नदी से संबंधित उसके आकार और उससे जुड़ी हुए जो प्रतिरूप है, जो पैटर्न है, नदी के आकार या कह सकते हैं कि उसके प्रतिरूप यानी कि फॉर्म और पैटर्न की विशेषताओं का जो अध्ययन करते हैं वो हम वर्णनात्मक उपागम के अंतर्गत करते हैं। वही जो दूसरा अप्रोच होता है, यानी जो दूसरा उपागम होता है उसको हम बोलते हैं जननिक उपागम, यानी कि उसके ओरिजिन से संबंधित जो अप्रोच होता है। और उसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी नदी के उद्भव यानी कि उसका ओरिजिन, दूसरा उसका विकास कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और फिर हम देखते हैं कि उस क्षेत्र की, यानी जहां वो नदी प्रवाहित हो रही है वहां की क्षेत्रीय चट्टानी विशेषताएं क्या है, यानी वहां की जो रॉक्स हैं उनके फीचर्स के बारे में हम देखते हैं। फिर वहां के क्या है कि भौमिकी संरचना क्या है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि वहां की विवर्तनिकी या टेक्टोनिक कंडीशन क्या है। और फिर हम देख लेते हैं कि जहां नदी प्रवाहित हो रही है वहां की जलवायु दशाएं कैसी हैं। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र, प्रदेश या स्थान के वहाँ के अपवाह जाल के अध्ययन की दो विशेषताएं हमने बता दी, जिनके आधार पर वहाँ हम अध्ययन करते हैं। पहला जो होता है वो वर्णनात्मक और दूसरा जननिक, ये हमने देख लिया। अब हमें जानना होगा कि आखिर ये अपवाह तंत्र होता क्या है, ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, यानी इसके कहने का तात्पर्य क्या है।
तो किसी भी नदी घाटी के उसके उत्पत्ति यानी उसके ओरिजिन और उसी के साथ समय के साथ उसके विकास का जो संबंध होता है उसी को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। और इसी के ठीक विपरीत अगर हम अपवाह प्रतिरूप की बात करें यानी जो ड्रेनेज पैटर्न हो उसके बारे में बात करें कि आखिर उसका संबंध तब किससे होता है, तो क्षेत्र विशेष या किसी भी अपवाह क्षेत्र के जो सरिताएं हैं, जो नदी हैं, उनके ज्यामिति स्वरूप यानी उसका क्या होगा कि उससे संबंधित उसकी ज्यामिति कैसी है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी स्थानिक व्यवस्था क्या है यानी स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है, उसका अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया दोनों में अंतर कि आखिर अपवाह तंत्र क्या होता है। तो हमने बताया कि जो अपवाह तंत्र का संबंध होता है वो नदी घाटियों की उत्पत्ति एवं उसके विकास से होता है, जबकि वहीं जो अपवाह प्रतिरूप होता है वो किसी भी क्षेत्र विशेष या कह सकते हैं कि जो अपवाह क्षेत्र होता है उसकी सरिताओं के ज्यामिति स्वरूप, ठीक है, उसके ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं वो और वहाँ का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है उनका अध्ययन करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि अपवाह तंत्र और प्रतिरूप में क्या अंतर है। फिर हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर अपवाह तंत्र के उत्पत्ति और उसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो इसके दो कारक होते हैं। पहला जो कारक होता है वो होता है कि धरातल की जो या सतह है, ठीक है, सरफेस है, उसका नेचर कैसा है यानी कि धरातली सतह की प्रकृति कैसी है। और फिर हम ये देख लें कि उस सतह का ढाल कैसा है यानी स्लोप कैसा है। तो जो पहला नियंत्रक कारक होता है वो होता है कि धरातली सतह की प्रकृति और उसका स्लोप। दूसरा जो कारक होता है वो होता है भौमिकी संरचना या कह सकते हैं कि भूगर्भिक संरचना। इसमें मूल रूप से हम देखते हैं कि वहाँ कोई फोल्ड तो नहीं है, कोई बलन तो नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, भ्रंश तो नहीं है, या फिर वहाँ कोई ज्वाइंट तो नहीं है, संधि नहीं है, या फिर नति नतिलंब, या फिर वहाँ ये भी हम देख लेते हैं कि आखिर शैल प्रकार कौन से यानी वहाँ चट्टानी जो विशेषता है वो कैसी है। तो ये दो कारक होते हैं जो किसी भी अपवाह तंत्र के उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब इसी के आधार पर जैसे हमने बताया कि किसी भी प्रदेश के जो अपवाह प्रणाली है, जो तंत्र है, उस पर उस प्रदेश के विशेष ढाल और वहाँ की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, इसी में हम देखें जैसे थॉर्नबरी एक फेमस भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपवाह प्रणाली को डिफाइन किया। इनका कहना था कि जो अपवाह प्रणाली है उससे इनका आशय था कि उस विशेष योजना या फिर डिजाइन से है जिसका निर्माण एक नदी की धाराओं को सम्मिलित रूप से किया जाता है। और इनका यह भी मानना था कि जब किसी क्षेत्र में प्रवाहित नदियों का उनके स्थान संबंधों को आधार मानकर स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही अपवाह व्यवस्था कहते हैं यानी ड्रेनेज अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये क्या है कि हमने देख लिया कि अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, अपवाह तंत्र के उत्पत्ति और उसके विकास को कौन से कारक निर्धारित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब हम देख सकते हैं कि अपवाह जो तंत्र होता है इसकी सरिताएं जो रिवर्स हैं, जो जलधाराएं हैं, उनको हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए, किसी भी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, जो सरिताएं हैं, उनको दो भागों में हम बांटते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रमवर्ती नदी, इसको अंग्रेजी में सीक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। वहीं जो दूसरी होती है वो होती है अक्रमवर्ती नदी। तो देखिए, दोनों में क्या है कि इसमें थोड़ा सा एंटी का भाव हो रहा है यानी इसके ये ठीक विपरीत होगी, तो इसको इनसिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। जो पहला वर्गीकरण होता है इसकी कौन सी विशेषताएं हैं, अगर उनकी हम बात करें तो ये जो नदियां होती है वहाँ क्षेत्र विशेष का जो ढाल होता है और जो उसकी भूगर्भिक संरचना होती है उसी के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेती हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत जो अक्रमवर्ती नदियां होती हैं, ये क्या है कि ढाल के अनुरूप प्रवाहित ना होकर उसके ठीक विपरीत प्रवाहित होती है। दूसरी बात, जो वहाँ की भूगर्भिक संरचना है, जो भौमिकी संरचना है,
उसके ये आर पार प्रवाहित होती है, यानी उसके अनुरूप ये अपने को समायोजित नहीं करती हैं और उसके विरोध में ये प्रवाहित होती हैं। और इन्हीं के आधार पर क्या है कि इनके सब डिवीज़न किए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो क्रमवर्ती नदियाँ हैं, इसमें इसके जो सब डिवीज़न हैं उसमें अनुवर्ती नदी, परवर्ती नदी, प्रति अनुवर्ती नदी तथा नवानुवर्ती नदी, इसको आगे हम देखेंगे। और ठीक ऐसे ही क्या है कि जो अक्रमवर्ती नदियां हैं इनके भी दो सब डिवीज़न किए गए हैं। पहला जो है वो पूर्ववर्ती नदी और जो दूसरा होता है उसको अध्यारोपित या पूर्वारोपित नदी कहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। जैसे अगर फिर हम बात कर लें कि आखिर जो अपवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, तो इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हमने सरिताओं का वर्गीकरण किया दो भागों में, हमने बोला कि क्रमवर्ती सरिताएं और दूसरा हमने बोला अक्रमवर्ती सरिताएं। ठीक उसी पैटर्न पे क्या है कि हम कह सकते हैं कि क्रमवर्ती जो अपवाह तंत्र है, यानी जो सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है, और दूसरा जो होगा वो अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, यानी कि इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। और उसी के अंतर्गत क्या है कि हमने पहले ही बताया कि वैसी नदियाँ या वैसे अपवाह तंत्र जो क्या है कि वहाँ के स्थानीय या वहाँ के क्षेत्र विशेष के ढाल और भूगर्भिक संरचना के अनुरूप अपने आप को समायोजित कर ले और ढालों के अनुरूप ही प्रवाहित हों, तो इस प्रकार का अपवाह तंत्र निर्मित होता है। दूसरा जो है कि जो नदियाँ प्रादेशिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित न होकर क्या है कि उसके प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित हों। दूसरी बात कि जो भौमिकी संरचना है उसके क्या है कि उसके अनुसार अपने आप को समायोजित न कर पाए, तो इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र निर्मित होता है उसको हम अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। अब क्या करते हैं कि इसी को हम एक एक करके देख लेते हैं। क्रमवर्ती अपवाह तंत्र यानी जो सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है, इसके चार भाग हैं हमने बताया। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं अनुवर्ती रिवर या अनुवर्ती सरिता, यानी जो कंसिक्वेंट स्ट्रीम होता है। दूसरा जो होता है वो परवर्ती सरिता होती है, यानी सबसिक्वेंट स्ट्रीम। और तीसरा जो होता है उसको प्रति अनुवर्ती सरिता या फिर प्रत्यानुवर्ती सरिता बोलते हैं, यानी जिसको अपसिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। और जो चौथा होता है उसको हम बोलते हैं नवानुवर्ती सरिता, यानी रीसिक्वेंट। इसी से जुड़े हुए आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, किसी भी अपवाह तंत्र में जो सबसे पहले जिस नदी का विकास होता है उसी को हम अनुवर्ती नदी कहते हैं, यानी कि किसी भी अपवाह तंत्र में सबसे पहले जिस नदी का विकास होता है उसको हम अनुवर्ती नदी बोलते हैं और उसी को मुख्य नदी या फिर उसको प्रधान नदी बोलते हैं। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी कि प्रादेशिक ढाल के अनुरूप क्या है कि प्रादेशिक ढाल का ये क्या करती हैं, अनुसरण करती हैं। जो भी प्रादेशिक ढाल होता है, जो भी प्रादेशिक ढाल होता है उसका ये अनुसरण करती हैं। तो इस कारण से इन नदियों को नती सरिता बोलते हैं, ठीक है, डीप स्ट्रीम बोलते हैं। अब जैसे डीप स्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं, जैसे आप देखे होंगे कि आखिर नती या नती लंब क्या होता है। तो जैसे ये बनता है, ये क्या होता है, ये नती कोण होता है, डीप होता है, और यहाँ क्या है कि ये नती लंब होता है, स्ट्राइक होता है। तो ये आप पहले से जानते होंगे। तो इसी के नाम पर इसका जो नाम पड़ा है वो डीप स्ट्रीम पड़ा है। इसी के साथ इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे जो अभिनतियों में या जो सिनक्लाइन थ्रो होते हैं उनमें जब इन नदियों का उद्भव होता है तो उनको हम बोलते हैं अभिनति अनुवर्ती नदी, यानी यदि जो भी पहली नदी उत्पन्न हो रही है उसका उद्भव और विकास किसी भी कह सकते हैं अभिनति गर्त में होता है, यानी जो सिनक्लाइन थ्रो होते हैं। आप जैसे सिनक्लाइन आप देखते होंगे कि ये आपके बनते हैं, तो क्या है कि इसी में हम बताना चाह रहे हैं कि जो सिनक्लाइन थ्रो होता है अगर उसके अंतर्गत इसका विकास हो रहा है तो उसको अभिनति अनुवर्ती नदी कहते हैं। और फिर क्या है कि सागर तल के जो उठे हुए तटीय मैदान होते हैं
वहाँ पर सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली जो भी नदियाँ होती हैं उनको भी हम अनुवर्ती नदी कहते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, भारत के जितने भी ये तटीय क्षेत्र हैं, सामान्य तौर पे भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनके तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ जो हैं वो अनुवर्ती नदी का उदाहरण। जैसे अगर हम कुछ बड़ी नदियों का उदाहरण लें, जैसे गोदावरी नदी है, इसी के साथ अगर हम बात करें पेरियार नदी है, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, तो ये सारी नदियां, जैसे अगर यहाँ आप उदाहरण के तौर पे देखें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार, ये सारी नदियां क्या है, अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। इसी के साथ एक दो प्रश्न और पूछता है कि जो अनुवर्ती नदी है इसके 2 भाग किए जाते हैं। पहला जो होता है अनुदैर्ध्य अनुवर्ती नदी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल कंसिक्वेंट रिवर, और दूसरा जो होता है वो पार्श्ववर्ती अनुवर्ती नदी, यानी लेटरल जो कंसिक्वेंट रिवर होता है, यानी उसको अपतटीय या अपतटीय ढाल पर ये क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो ये हमने देख लिया। और इसमें भी अगर जैसे उदाहरण की बात हमने बताया तो उदाहरण से जुड़े हुए ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर भारत में अनुवर्ती नदियों का उदाहरण कौन से है। तो हमने आपको बताया कि जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है, ये सारी क्या है, अनुवर्ती नदियों का उदाहरण है। अब दूसरा हम देख लेते हैं जैसे कि परवर्ती सरिता। तो देखिए, जब भी कोई मुख्य नदी निर्मित होती है, ठीक है, यानी जो मेन क्या है कि कंसिक्वेंट स्ट्रीम है, और उसी की जो उप अनुगामी नदी होती है या इसकी जो सहायक नदियां होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परवर्ती नदी बोलते हैं। तो पहली बात ये जानिए कि मुख्य नदी की जो सहायक नदी होगी उसी को हम सबसिक्वेंट स्ट्रीम या परवर्ती नदी कहते हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो जो विंध्यन है, जो सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, और वहाँ अपना क्या है कि जो जल है, जो उनका जल है वो गंगा यमुना में गिराती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो इसमें चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, ये सारी नदियां क्या है, इसका उदाहरण है। तो ये हमने देख लिया। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो मुख्य नदी है उसकी जो सहायक नदियां होती हैं ये क्या है कि इसकी परवर्ती नदी है। और उदाहरण पे भी हमने देख लिया कि जो चंबल है, बेतवा है, सोन है, केन है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। फिर हम देख लेते हैं कि प्रति अनुवर्ती सरिता क्या होती है, यानी सबसिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है। तो देखिए, इसकी जो मूल विशेषता होती है कि ऐसी नदी जिसकी दिशा, जैसे जो मुख्य नदी है यानी जो अनुवर्ती नदी है, अनुवर्ती नदी के ठीक विपरीत हो, और वो क्या हो कि परवर्ती नदी से जाकर मिल जाए। तो देखिए, ये जो नदी होगी ये क्या है, ये प्रति अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। तो डिफिनीशन हम कैसे बनाएंगे कि जो अनुवर्ती नदी होती है उसके ठीक विपरीत दिशा में है, तो ये विपरीत दिशा आप देख रहे होंगे। दूसरा कि जो परवर्ती नदी होती है उससे जाकर ये मिल जा रही है, तो ऐसी नदियों को ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानुवर्ती या फिर प्रति अनुवर्ती नदी कहते हैं। और अगर हम बात करें कि भारत में, तो भारत में जो शिवालिक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं ये गंगा यमुना की सहायक नदियों से समकोण पर जाकर मिल जाती हैं। तो ये इसके उदाहरण हो गए। चौथा जो है वो है नवानुवर्ती सरिता, यानी रीसिक्वेंट स्ट्रीम। तो देखिए, ये ठीक इसके उल्टा है कि जो मुख्य नदी होती है यानी जो अनुवर्ती नदी होती है ये क्या होती है कि उसके ठीक दिशा में यानी समान दिशा में, और दूसरा जो परवर्ती नदी है उससे आकर मिल जाती है। तो ऐसी नदियों को ही हम क्या बोलते हैं कि इनको नवानुवर्ती नदी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर अक्रमवर्ती जो अपवाह तंत्र है इसके डिवीजन हम कैसे करते हैं। तो इसका जो वर्गीकरण है ये हम 2 प्रकार से करते हैं। इसमें 2 प्रकार के नदियों को शामिल करते हैं। जो पहली होती है उसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी यानी एंटेसेडेंट रिवर। इसका एक दूसरा भी नाम होता है वो पूर्वानुवर्ती होता है। इसका जो दूसरा नाम होता है पूर्वानुवर्ती,
ठीक है, तो दो नामों से ये जानी जाती है। अगर हम बात करें तो इस नदी का जो आविर्भाव होता है वो स्थल खंड में उत्थान से पहले ही हो चुका होता है, और पहले से प्रवाहित होने वाली जो जलधारा है उसी को हम पूर्ववर्ती जलधारा या सरिता कहते हैं, और जिस पर क्या होता है कि स्थल खंड या जो उत्थान होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हुई कि इसका आविर्भाव कब होता है, तो स्थल खंड में उत्थान से पहले हो चुका होता है, और पहले से प्रवाहित होने वाली जो जलधारा है उसी को हम पूर्ववर्ती जलधारा बोलते हैं, और जिस पर स्थल खंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो भी पूर्ववर्ती जलधाराएं हैं जो स्थल खंड के उत्थान होने पर भी पहले वाले जो मार्ग होते हैं उन्हीं को ही अपनाती हैं, और स्थानीय ढाल का क्या है, ये अनुसरण करती हैं। तो हमने पहले ही देख लिया कि ये क्या है कि अपने मूल जो स्थान होते हैं उन्हीं के ढाल के अनुसरण गमन करती हैं। और अगर भारत में हम बात करें तो सामान्य तौर पे जो उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं, जैसे अगर हम बात करें सिंधु है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गंडक है, तीस्ता है, ये सारी नदियां क्या है, इनके उदाहरण है। उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, जैसे हमने बताया कि गंगा है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, तीस्ता है, गंडक है, ये सारी क्या है, तो ये पूर्ववर्ती सरिता या कह सकते हैं जो पूर्वानुवर्ती सरिता है उसके उदाहरण है। दूसरा जो वर्गीकरण है या जो दूसरी नदी होती है जिसको हम पूर्वारोपित या फिर अध्यारोपित नदी बोलते हैं, यानी सुपर इम्पोज्ड रिवर बोलते हैं। इसको अति प्रेरित अपवाह तंत्र भी बोलते हैं, अति प्रेरित अपवाह तंत्र। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है अध्यारोपित अपवाह, तो देखिए इसकी जो उत्पत्ति होती है वो स्थल स्वरूपों के विकास के बाद होती है, जहां इनका जो विकास होता है वो आविर्भाव स्थल खंड में उत्थान से पहले ही हो चुका होता है। लेकिन जो पूर्वारोपित जो या फिर अध्यारोपित जो नदियां हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है वो स्थल स्वरूपों के विकास के बाद होता है, और इसीलिए ये जो नदियां होती हैं वो पूर्व निर्मित घाटियों के अध्यारोपण नव निर्मित घाटियों में करती है। यानी जो ये अध्यारोपण है ये पहले से निर्मित जो घाटियां होती है उनका नव निर्मित घाटियों में अध्यारोपण करती है। इसी के साथ इस प्रकार के जो अपवाह की उत्पत्ति होती है वो तब होती है जब कोई नदी धरातल पर कह सकते हैं कि जो अपर्दित शैल होते हैं उसी पर ये बहती है, उसी पर ये प्रवाहित होती है। और अगर भारत में इस प्रकार के पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियों के उदाहरण की बात करें तो भारत में जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के साथ जो सोन है, स्वर्णरेखा है, स्वर्णरेखा नदी है, और इसी के साथ इस क्षेत्र में जितनी भी नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती, कावेरी, जितनी भी ये क्या है प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियां हैं, सब क्या है, ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर अपवाह तंत्र होता क्या है, अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में अंतर क्या है, और जो अपवाह तंत्र की जो सरिताएं हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, किसी भी अपवाह तंत्र का प्रकार कितने होते हैं, और उसके अंतर्गत हमने देख लिया कि कौन से अपवाह तंत्र होते हैं। जैसे हमने क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, और इनके फिर सब डिवीजन जैसे हमने कर दिया कि क्रमवर्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या होते हैं, जो वर्गीकरण होते हैं अनुवर्ती नदी, परवर्ती नदी, प्रति अनुवर्ती नदी, और इसी के साथ नवानुवर्ती नदी। और दूसरा जो अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र है जिसके अंतर्गत हमने पूर्ववर्ती नदी या एंटेसेडेंट जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, और दूसरा जो अध्यारोपित नदी या अपवाह तंत्र होता है उसके बारे में हमने डिटेल से देख लिया, और ये भी देखा कि भारत में कौन सी नदियां इनके उदाहरण हैं। तो हम इसके पार्ट 1 में आज अपवाह तंत्र और उससे जुड़े हुए जो कंसेप्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य होते हैं लेकिन वो सारे तथ्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो हमने उन्हीं तथ्यों या उन्हीं कंसेप्ट की चर्चा की है जो पहले या पिछले वर्षों में वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके सेकेंड पार्ट में जो अपवाह प्रतिरूप है उससे जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट हैं,
जो भी फैक्ट हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड में, इस भाग में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इससे जुड़े हुए जो तथ्य या जो कंसेप्ट बचे हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।